नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 10वें भाग में उनके दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के बारे में ही बात कही गई है। इसका शीर्षक है रंगभेद। मुझे वकालत की सनद लेनी थी। मेरे पास बम्बई से हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र था। विलायत का प्रमाण पत्र बम्बई के हाई कोर्ट के कार्यालय में था। प्रवेश के प्रार्थना पत्र के साथ सदा चरण के 2 प्रमाण पत्रों की आवश्यकता मानी जाती थी। मैंने सोचा कि ये प्रमाण पत्र गोरों के होंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए अब्दुल्ला सेठ के द्वारा मेरे संपर्क में आए हुए 2 प्रसिद्ध गोरे व्यापारियों के प्रमाण पत्र मैंने प्राप्त कर लिए थे। प्रार्थना पत्र किसी वकील के द्वारा भेजा जाना चाहिए था और साधारण नियम यह था कि ऐसा प्रार्थना पत्र अटॉर्नी जनरल बिना पारिश्रमिक के प्रस्तुत करें। मिस्टर एस्कम अटॉर्नी जनरल थे। हम यह तो जानते थे कि अब्दुल्ला सेठ के वकील थे। मैं उनसे मिला और उन्होंने खुशी से मेरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार न किया। इतने में अचानक वकील सभा की ओर से मुझे नोटिस मिली। नोटिस में न्यायालय में मेरे प्रवेश का विरोध किया गया था। उसमें एक कारण यह दिया गया था कि वकालत के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र के साथ मैंने मूल प्रमाण पत्र नथी नहीं किया था। पर विरोध का मुख्य मुद्दा यह था कि अदालत में वकीलों की भर्ती करने के नियम बनाते समय यह संभव न माना गया होगा कि कोई काला या पीला आदमी कभी प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र देगा। नेटाल गोरों के साहस से बना था, इसलिए उसमें गोरों की ही प्रधानता होनी चाहिए। यदि काले प्रवेश आने लगेंगे तो धीरे धीरे गोरों की प्रधानता जाती रहेगी और उनकी रक्षा की दीवार नष्ट हो जाएगी। इस विरोध के समर्थन के लिए वकील सभा ने एक प्रसिद्ध वकील को नियुक्त किया था। इन वकील का भी दादा अब्दुल्ला के साथ संबंध था। उन्होंने मुझे उनके मार्फत बुलवाया, मेरे साथ शुद्ध भाव से चर्चा की, मेरा इतिहास पूछा। मैंने वह बताया। इस पर वह बोले, मुझे तो आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहना। मुझे डर इस बात का था कि कहीं आप यहीं जन्मे हुए कोई धूर्त तो नहीं हैं। दूसरे, आपके पास असल प्रमाण पत्र नहीं है। इससे मेरे संदेह को बल मिला। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हैं। आपने गोरों के जो प्रमाण पत्र पेश किए हैं उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई आपको क्या जाने, आपके साथ उनकी पहचान ही कितने। मैं बीच में बोला, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए सभी नए हैं। अब्दुल्ला सेठ ने भी मुझे यहीं पहचाना है। ठीक है, लेकिन आप तो कहते हैं कि वह आपके गांव के हैं और आपके पिता वहाँ के दीवान थे, इसलिए आपके परिवार को तो वे पहचानते ही होंगे ना। आप उनका शपथ पत्र अगर पेश कर दें तो फिर मुझे कोई आपत्ति न रह जाएगी। मैं वकील सभा को लिख दूंगा कि मुझे आपका विरोध नहीं हो सकेगा। मुझे गुस्सा आया, पर मैंने उसे रोक लिया। अब्दुल्ला सेठ का शपथ पत्र तैयार किया और उसे वकील को दिया। उन्होंने संतोष प्रकट किया, पर वकील सभा को संतोष न हुआ। उन्होंने मेरे प्रवेश के विरुद्ध अपना विरोध न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मिस्टर एस्कम का जवाब सुने बिना ही वकील सभा का विरोध रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, प्रार्थी के असल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दलील में कोई सार नहीं है। यदि उसने झूठी शपथ ली होगी तो उसके लिए उस पर झूठी शपथ का फौजदारी मुकदमा चल सकेगा और उसका नाम वकीलों की सूची में से निकाल दिया जाएगा। न्यायालय के नियमों में काले गोरे का भेद नहीं है। हमें मिस्टर गांधी को वकालत करने से रोकने का अधिकार नहीं है। उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और मिस्टर गांधी, आप शपथ ले सकते हैं। मैं उठा। रजिस्ट्रार सम्मुख मैंने शपथ ली। शपथ लेते हुए ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अब आपको अपनी पगड़ी उतार देनी चाहिए। एक वकील के नाते वकीलों से संबंध रखने वाले न्यायालय की पोशाक विषयक नियम का पालन आपके लिए भी आवश्यक है। मैंने अपनी मर्यादा समझ गया। डरबन के मजिस्ट्रेट की कचहरी में जिस पगड़ी को पहने रहने का मैंने आग्रह रखा था उसे मैंने यहाँ उतार दिया। उतारने के विरुद्ध दलील तो थी, पर मुझे बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी थी। पगड़ी पहने रहने का हठ करने में मुझे लड़ने की अपनी कला समाप्त नहीं करनी थी। इससे तो शायद उसे भट्टा ही लगता। अब्दुल्ला सेठ को और दूसरे मित्रों को मेरी यह नरमी,
या निर्बलता अच्छी न लगी। उनका ख्याल था कि मुझे वकील के नाते भी पगड़ी पहने रहने का आग्रह रखना चाहिए था। मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, जैसा देश वैसा भेष। इस कहावत का रहस्य समझाया और कहा, हिंदुस्तान में गोरे अफसर या जज पगड़ी उतारने के लिए विवश करें तो उसका विरोध किया जा सकता है। नेटाल जैसे देश में और यहाँ के न्यायालय के एक अधिकारी के नाते न्यायालय की रीति नीति का ऐसा विरोध करना मुझे शोभा नहीं देता। इस और ऐसी दूसरी दलीलों से मैंने मित्रों को कुछ शांत तो किया, पर मैं नहीं मानता कि एक ही वस्तु को भिन्न परिस्थितियों में भिन्न रीति से देखने का औचित्य मैं इस अवसर पर उन्हें संतोषजनक रीति से समझा सका था। पर मेरे जीवन में आग्रह और अनाग्रह हमेशा साथ साथ ही चलते रहे हैं। सत्याग्रह में यह अनिवार्य है। इसका अनुभव मैंने बाद में किया, कई बार किया। इस समझौता वृत्ति के कारण मुझे कितनी ही बार अपने प्राणों को संकट में डालना पड़ा है और मित्रों का असंतोष सहना पड़ा है। पर सत्य वज्र के समान कठिन है और कमल के समान कोमल है। वकील सभा के विरोध ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे लिए दूसरे विज्ञापन का काम किया। ज़्यादातर अखबारों ने मेरे प्रवेश के विरोध की निंदा की और वकीलों पर ईर्ष्या का दोष लगाया। इस विज्ञापन से मेरा काम किसी हद तक सरल हो गया। नेटाल इंडियन कांग्रेस। वकालत का धंधा मेरे लिए गौण वस्तु थी और सदा गौण ही रही। नेटाल में अपने निवास को सार्थक करने के लिए तो मुझे सार्वजनिक काम में तन्मय हो जाना था। भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध केवल प्रार्थना पत्र भेज कर ही नहीं जा सकता था, उसके बारे में आंदोलन चलते रहने से उपनिवेश मंत्री पर उसका असर पड़ सकता था। इसके लिए एक संस्था की स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इस संबंध में मैंने अब्दुल्ला सेठ से सलाह की, दूसरे साथियों से मिला और हमने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करने का निश्चय किया। उसके नामकरण में धर्म संकट था। इस संस्था को किसी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना था। मैं यह जानता था कि कांग्रेस का नाम साथ पक्षपात नहीं करना था। मैं जानता था कि कांग्रेस का नाम कंजर्वेटिव यानी पुराणपंथी पक्ष में अप्रिय था, पर कांग्रेस हिंदुस्तान का प्राण थी। उसकी शक्ति तो बढ़नी ही चाहिए। उस नाम को छिपाने में अथवा अपनाते हुए संकोच करने में नामर्दी की गंध आती थी। अतएव मैंने अपनी दलीलें पेश करके संस्था का नाम कांग्रेस ही रखने का सुझाव दिया और सन 1894 के मई महीने में 22 तारीख को नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। दादा अब्दुल्ला का ऊपर वाला बड़ा कमरा भर गया था। लोगों ने इस संस्था का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उसका विधान सादा रखा था, चंदा भारी था। हर महीने कम से कम 5 शिलिंग देने वाला ही उसका सदस्य बन सकता था। धनी व्यापारियों को रिझाकर उनसे अधिक से अधिक जितना लिया जा सके लेने का निश्चय हुआ। अब्दुल्ला सेठ से महीने के 2 पाउंड लिखवाए, दूसरे भी 2 सज्जनों से इतने ही लिखवाए। मैंने सोचा कि मुझे तो संकोच करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने महीने का 1 पाउंड लिखाया। मेरे लिए यह कुछ बड़ी रकम थी, पर मैंने सोचा कि अगर मेरा खर्च चलने से ही वाला हो तो मेरे लिए हर महीने 1 पाउंड देना अधिक ना होगा। ईश्वर ने मेरी गाड़ी चला दी। 1 पाउंड देने वालों की संख्या काफ़ी रही, 10 शिलिंग वाले उससे भी अधिक। इसके अलावा सदस्य बने बिना कोई अपनी इच्छा से भेंट के रूप में जो कुछ दे सो क्या करना था। अनुभव से पता चला कि बिना तकाजे से कोई चंदा नहीं देता। डरबन से बाहर रहने वालों के यहाँ बार बार जाना असंभव था। आरंभ शूरता का दोष तुरंत प्रकट हुआ। डरबन में भी कई चक्कर लगाने पर पैसे मिलते थे। मैं मंत्री था, पैसे उगाहने का बोझ मेरे से था। मेरे लिए अपने मुहर्रिर का लगभग सारा दिन उगाही के काम में ही लगाए रखना जरूरी हो गया। मुहर्रिर भी अधिक आ गया। मैंने अनुभव किया कि चंदा मासिक नहीं वार्षिक होना चाहिए और वह सबको पेशगी ही दे देना चाहिए। सभा की गई, सबने मेरी सूचना का स्वागत किया और कम से कम 3 पाउंड वार्षिक चंदा लेने का निश्चय हुआ। इससे वसूली का काम आसान बना। मैंने आरंभ में ही सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। दूसरे कामों के बारे में लोगों का विश्वास चाहे किया जाए, पर पैसे के वादे का विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने देख लिया था कि लिखाई हुई रकम चुकाने का धर्म लोग कहीं भी नियमित रूप से नहीं पालते।
इसमें नेटाल के भारतीय अपवाद स्वरूप नहीं थे, अतएव नेटाल इंडियन कांग्रेस ने कभी कर्ज लेकर काम किया ही नहीं। सदस्य बनाने में साथियों ने असीम उत्साह का परिचय दिया था। इसमें उन्हें आनंद आता था, अनमोल अनुभव प्राप्त होते थे। बहुतोरे लोग खुश होकर नाम लिखवाते और तुरंत पैसे दे देते थे। दूर दूर के गांव में थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन सार्वजनिक काम का अर्थ नहीं समझते थे। बहुत सी जगहों में तो लोग अपने यहाँ आने का न्योता भेजते और प्रमुख व्यापारी के यहाँ ठहरने की व्यवस्था करते। पर इन यात्राओं में एक जगह शुरू में ही हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहाँ एक व्यापारी से 6 पाउंड मिलने चाहिए थे, पर वह 3 से आगे बढ़ता ही न था। अगर इतनी रकम हम ले लेते तो फिर दूसरों से अधिक न मिलती। पड़ाव उन्हीं के घर था। हम सब भूखे थे, पर जब तक चंदा न मिले भोजन कैसे करें। उन भाई को खूब समझाया मनाया, पर वह टस से मस न होते थे। गांव के दूसरे व्यापारियों ने भी उन्हें समझाया। सारी रात झकझक में बीत गई। गुस्सा तो कई साथियों को आया, पर किसी ने विनय का त्याग न किया। ठेठ सवेरे वह भाई पिघले और उन्होंने 6 पाउंड दिए, हमें भोजन कराया। यह घटना टोगांट में घटी थी। इसका प्रभाव उत्तरी किनारे पर ठेठ स्टेंगर तक और अंदर की ओर ठेठ चार्ल्स टाउन तक पड़ा। इससे चंदा वसूली का हमारा काम आसान हो गया। पर हमारा हेतु केवल पैसे इकट्ठे करने का ही न था, आवश्यकता से अधिक पैसा न रखने का तत्व भी मैं समझ चुका था। सभा हर हफ्ते हर महीने आवश्यकता के अनुसार होती थी। उसमें पिछली सभा का विवरण पढ़ा जाता और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती। चर्चा करने की और थोड़े में मुद्दे की बात कहने की आदत तो लोगों को थी ही नहीं। लोग खड़े होकर बोलने में झिझकते थे। सभा के नियम समझाए गए और लोगों ने उनकी कदर की। इससे होने वाले अपने लाभ को वे देख सके और जिन्हें पहले कभी सार्वजनिक रूप से बोलने की आदत नहीं थी, वे सार्वजनिक कामों के विषय में बोलने और विचारने लग गए। मैं यह भी जानता था कि सार्वजनिक काम करने में छोटे छोटे खर्च बहुत पैसा खा जाते। शुरू में तो मैंने निश्चय कर लिया था कि रसीद बुक तक न छपाई जाए। मेरे दफ्तर में साइक्लोस्टाइल मशीन थी, उस पर रसीदें छपा लें। रिपोर्ट भी मैं इसी तरह छपा लेता था। जब तिजोरी में काफ़ी पैसा जमा हो गया, सदस्य बढ़े, काम बढ़ा, तभी रसीद आज छपाना शुरू किया। ऐसी किफ़ायत हर एक संस्था के लिए आवश्यक है। फिर भी मैं जानता हूँ कि हमेशा यह मर्यादा रह नहीं पाती। इसलिए इस छोटी सी उगती हुई संस्था के आरंभिक निर्माण काल का विवरण देने मैंने उचित समझा है। लोग रसीद की परवाह नहीं करते थे, फिर भी उन्हें आग्रहपूर्वक रसीद दी जाती थी। इसके कारण आरंभ से ही पाई का हिसाब साफ रहा और मैं मानता हूँ कि आज भी नेटाल कांग्रेस के दफ्तर में सन 1894 के पूरे ब्यूरो वाले बही खाते मिलने चाहिए। किसी भी संस्था का बारीकी से रखा गया हिसाब उसकी नाक है। इसके अभाव में वह संस्था आखिर गंदी और प्रतिष्ठा रहित हो जाती है। शुद्ध हिसाब के बिना शुद्ध सत्य की रक्षा असंभव है। शुद्ध हिसाब के बिना शुद्ध सत्य की रक्षा असंभव है। कांग्रेस का दूसरा अंग उपनिवेशों में जन्मे हुए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की सेवा करना था। इसके लिए कॉलोनियल वर्ण इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। नवयुवक ही मुख्यतः उसके सदस्य थे। उन्हें बहुत थोड़ा चंदा देना होता था। इस संस्था के द्वारा उनकी आवश्यकताओं का पता चलता था और उनकी विचार शक्ति बढ़ती थी। हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ उनका संबंध कायम होता था और स्वयं उन्हें भी समाज की सेवा करने के अवसर प्राप्त होते थे। यह संस्था वाद विवाद मंडल जैसी थी। इसकी नियमित सभाएं होती थी। उनमें वह लोग भिन्न भिन्न विषयों पर अपने भाषण करते और निबंध पढ़ते थे। इसी निमित्त से एक छोटे से पुस्तकालय की भी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का तीसरा अंग था बाहरी कार्य। इसमें दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज़ों में और बाहर इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान में नेटाल की सच्ची स्थिति पर प्रकाश डालने का काम होता था। इस उद्देश्य से मैंने 2 पुस्तिकाएँ लिखी। पहली पुस्तिका का नाम था दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती। उसमें नेटाल निवासी भारतीयों की स्थिति का साधारण दिग्दर्शन प्रमाणों सहित कराया गया था। दूसरी पुस्तिका का नाम था भारतीय मताधिकार एक विनती। इसमें भारतीय मताधिकार का इतिहास आंकड़ों एवं प्रमाणों सहित दिया गया था।
ये दोनों पुस्तिकाएं काफ़ी अध्ययन और परिश्रम के बाद लिखी गई थी। इनका फल भी वैसा ही मिला। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इस कार्य के निमित्त से दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के मित्र पैदा हो गए। इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में सब पक्षों की तरफ से मदद मिली। कार्य करने की दिशा प्राप्त हुई और उसने निश्चित रूप धारण किया। बालासुंदरम, जैसी जिसकी भावना वैसा उसका फल। इस नियम को मैंने अपने बारे में अनेक बार घटित होते देखा है। जनता की अर्थात गरीबों की सेवा करने की मेरी प्रबल इच्छा ने गरीबों के साथ मेरा संबंध हमेशा ही अनायास जोड़ दिया है। यद्यपि नेटाल इंडियन कांग्रेस में उपनिवेशों में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने प्रवेश किया था और मुहर्रिरों का समाज उसमें दाखिल हुआ था, फिर भी मजदूरों ने, गिरमिटिया समाज के लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं किया था। कांग्रेस उनकी नहीं हुई थी और वह उसमें चंदा देकर और दाखिल होकर उसे अपना नहीं सके थे। उनके मन में कांग्रेस के प्रति प्रेम तो तभी पैदा हो सकता था जब कांग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसंग अपने आप आ गया और वह भी ऐसे समय कि मैं स्वयं अथवा कांग्रेस उनके लिए शायद ही तैयार थी। मुझे वकालत शुरू किए भी मुश्किल से 2-4 दिन हुए थे। कांग्रेस का भी बचपन था। इतने में एक दिन बालासुंदरम नाम का एक मद्रासी हिंदुस्तानी हाथ में साफा लिए रोता रोता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह थर-थर काँप रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। उसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। मालिक किसी वजह से गुस्सा होगा, उसे होश न रहा और उसने बालासुंदरम की खूब पिटाई की। परिणाम स्वरूप बालासुंदरम के 2 दांत टूट गए। मैंने उसे डॉक्टर के यहाँ भेजा। उन दिनों गोरे डॉक्टर ही मिलते थे। मुझे चोट संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करके मैं बालासुंदरम को मजिस्ट्रेट के पास ले गया। वहाँ बालासुंदरम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर मजिस्ट्रेट मालिक पर गुस्सा हुआ। उसने मालिक के नाम समन जारी करने का हुक्म दिया। मेरी नीयत मालिक को सजा कराने की नहीं थी। मुझे तो बालासुंदरम को उसके पंजे से छुड़ाना था। मैंने गिरमिटियों से संबंध रखने वाले कानून की छानबीन कर ली। यदि साधारण नौकरी छोड़ता तो मालिक उसके खिलाफ दीवानी दावा दायर कर सकता था, पर उसे फौजदारी में नहीं ले जा सकता था। गिरमिट में और साधारण नौकरी में बहुत फर्क था, पर खास फर्क यह था कि अगर गिरमिटिया मालिक को छोड़े तो वह फौजदारी गुनाह माना जाता था और उसके लिए उसे कैद भुगतनी होती थी। इसलिए सर विलियम विल्सन हंटर ने इस स्थिति को लगभग गुलामी की सी स्थिति माना था। गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक की मिल्कियत माना जाता था। गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक की मिल्कियत माना जाता था। बालासुंदरम को छुड़ाने के केवल 2 उपाय थे। या तो गिरमिटियों के लिए नियुक्त अधिकारी, जो कानून की दृष्टि से उनका रक्षक कहा जाता था, उसका गिरमिट रद्द करे या दूसरे के नाम लिखवा दे, अथवा मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं मालिक से मिला। उससे मैंने कहा, मैं आपको सज़ा नहीं कराना चाहता। इस आदमी को सख्त मार पड़ी है, सो तो आप जानते ही हैं। आप इसका गिरमिट दूसरे के नाम लिखाने को राज़ी हो जाएं तो मुझे संतोष होगा। मालिक तो यही चाहता था। फिर मैं रक्षक से मिला। उसने भी सहमत होना स्वीकार किया, पर शर्त यह रखी कि मैं बालासुंदरम के लिए नया मालिक खोज दूँ। मुझे नए अंग्रेज मालिक की खोज करनी थी। हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर रखने की इजाज़त नहीं थी। मैं भी कुछ ही अंग्रेज़ों को पहचानता था। उनमें से एक को मिला। उन्होंने मुझ पर मेहरबानी करके बालासुंदरम को रखना मंजूर कर लिया। मैंने उनकी कृपा को साभार स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को अपराधी ठहरा कर यह लिख दिया कि उसने बालासुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखना स्वीकार किया है। बालासुंदरम के मामले की बात गिरमिटियों में चारों तरफ फैल गई और मैं उनका बंधु मान लिया गया। मुझे यह बात अच्छी लगी। मेरे दफ्तर में गिरमिटियों का तांता सा लग गया और मुझे उनके सुख दुख जानने की बड़ी सुविधा हो गई। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि बालासुंदरम अपना साफा उतार कर और उसे अपने हाथ में रखकर मेरे पास आया था। इस घटना में बड़ी करुणा भरी है। इसमें हमारी बेइज्जती भी भरी है। पगड़ी उतारने का मेरा किस्सा तो हम जान ही चुके हैं। गिरमिटिया और दूसरे अनजान हिंदुस्तानी जब किसी भी गोरे के घर में दाखिल होते तो उनके सम्मान के लिए पगड़ी उतार लिया करते थे, फिर वह टोपी हो या बंधी हुई पगड़ी हो या लपेटा हुआ साफा हो। दोनों हाथों से सलाम करना
काफ़ी नहीं था। बालासुंदरम ने सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह आना चाहिए। मेरे निकट बालासुंदरम का यह दृश्य मेरा पहला अनुभव था। मैं शर्माया। मैंने बालासुंदरम को साफा बांधने के लिए कहा। बड़े संकोच के साथ उसने साफा बांधा, पर इससे उसे जो खुशी हुई उसे मैं ताड़ गया। दूसरों को अपमानित करके लोग अपने को सम्मानित कैसे समझ सकते हैं, इस पहेली को मैं आज तक हल नहीं कर सका हूँ। 3 पाउंड का कर। बालासुंदरम के किस्से ने गिरमिटिया हिंदुस्तानियों के साथ मेरा संबंध जोड़ दिया, परंतु उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला उसके परिणाम स्वरूप मुझे उनकी स्थिति का गहरा अध्ययन करना पड़ा। 1894 के साल में गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर हर साल 25 पाउंड का अर्थात 375 रुपयों का कर लगाने के कानून का मसविदा नेटाल की सरकार ने तैयार किया। उस मसविदे को पढ़कर मैं तो डिसमूड हो गया। मैंने उसे स्थानीय कांग्रेस के सामने रखा। इस मामले में जो आंदोलन करना उचित था वह करने का एक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। लगभग 1860 में जब नेटाल में बसे हुए गोरों ने देखा कि वहाँ ईख की फसल अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मजदूरों की खोज शुरू की। मजदूर ना मिले तो ना ईख पैदा हो सकती थी और ना चीनी ही बन सकती थी। नेटाल के हबशी हम मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल निवासी गोरों ने भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करके हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल जाने देने की अनुमति प्राप्त की। उन्हें यह लालच दिया गया कि 5 साल तक मजदूरी करने का बंधन रहेगा और 5 साल के बाद उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट रहेगी। उनको ज़मीन का मालिक बनने का पूरा अधिकार भी दिया गया था। उस समय गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 साल पूरे होने के बाद ज़मीन जोतें और अपने उद्यम का लाभ नेटाल को दें। हिंदुस्तानी मजदूरों ने यह लाभ आशा से अधिक दिया। साग सब्जी खूब बोई। हिंदुस्तान की अनेक उत्तम तरकारियां पैदा की। जो साग सब्जियां वहां पहले से पैदा होती थी उनके दाम सस्ते कर दिए। हिंदुस्तान ने आमला कर लगाए, पर इसके साथ ही उन्होंने व्यापार भी शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए ज़मीनें खरीद लीं और बहुतेरे लोग मजदूर न रहकर अच्छे जमींदारों और मकान मालिक बन गए। इस तरह मजदूरों के से मकान मालिक बन जाने वालों के पीछे पीछे वहाँ स्वतंत्र व्यापारी भी पहुँचे। स्वर्गीय सेठ अबूबकर अहमद उनमें सबसे पहले पहुँचने वाले थे। उन्होंने वहाँ अपना कारोबार खूब जमाया। गोरे व्यापारी चौंके। जब पहले पहल उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों का स्वागत किया था तब उन्हें उनके व्यापार करने की शक्ति का कोई अंदाज ना था। वह किसान के नाते स्वतंत्र रहें, इस हद तक गोरों को उस समय कोई आपत्ति न थी, पर व्यापार में उनकी प्रतिद्वंदिता उन्हें समझ असहाय जान पड़ी। हिंदुस्तानियों के साथ उनके विरोध के मूल में यह चीज़ थी। उसमें दूसरी चीज़ें और मिल गईं। हमारी अलग रहन सहन, हमारी सादगी, हमारा कम नफ़े से संतुष्ट रहना, आरोग्य के नियमों के बारे में हमारी लापरवाही, घर आंगन को साफ रखने का आलस, उनकी मरम्मत में कंजूसी, हमारे अलग अलग धर्म, ये सारी बातें विरोध को भड़काने वाली सिद्ध हुई। यह विरोध प्राप्त मताधिकार को छीन लेने के रूप में और गिरमिटियों पर कर लगाने के कानून के रूप में प्रकट हुआ। कानून के बाहर तो अनेक प्रकार से उन्हें परेशान करना शुरू हो ही चुका था। पहला सुझाव तो यह था कि गिरमिट पूरा होने के कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया जाए ताकि उनके इकरारनामे की मुद्दत हिंदुस्तान में पूरी हो। पर इस सुझाव को भारत सरकार मानने वाली नहीं थी, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि मजदूरी का इकरार पूरा हो जाने पर गिरमिटिया वापस हिंदुस्तान चला जाए अथवा हर दूसरे साल नया गिरमिट लिखवाए और उस हालत में हर बार उसके वेतन में कुछ बढ़ोतरी की जाए। अगर वह वापस न जाए और मजदूरी का नया इकरारनामा भी न लिखे तो हर साल 25 पाउंड कर दे। इन सुझावों को स्वीकार करने के लिए सर हेनरी बीन्स और मिस्टर मेसन का डिप्यूटेशन हिंदुस्तान भेजा गया। तब लॉर्ड एल्विन वाइसराय थे। उन्होंने 25 पाउंड का कर तो मंजूर कर दिया, पर वैसे हर एक हिंदुस्तानी से 30 पाउंड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। मुझे उस समय ऐसा लगा था और अब तक लगता है कि वाइसराय की यह गंभीर भूल थी। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के हित का तनिक भी विचार नहीं किया। नेटाल के गोरों के लिए ऐसी सुविधा कर देना उनका कोई धर्म नहीं था। 3-4 साल के बाद यह कर हर वैसे गिरमिट मुक्त हिंदुस्तान
पत्नी की स्त्री से और उसके हर 16 साल और उससे बड़ी उम्र के लड़के और 13 साल या उससे बड़ी उम्र की लड़की से भी लेने का निश्चय किया गया। इस प्रकार पति पत्नी और 2 बच्चों वाले कुटुंब से, जिसमें पति को अधिक से अधिक 14 शिलिंग प्रतिमास मिलते हों, 12 पाउंड अर्थात 180 रुपये का कर लेना भारी जुल्म माना जाएगा। दुनिया में कहीं भी इस स्थिति से गरीब लोगों से ऐसा भारी कर नहीं लिया जाता था। इस कर के विरुद्ध जोरों की लड़ाई छिड़ी। यदि नेटाल इंडियन कांग्रेस की ओर से कोई आवाज़ न उठाई जाती तो शायद वायसराय 25 पाउंड भी मंजूर कर लेते। 25 पाउंड के बदले 3 पाउंड होना भी कांग्रेस के आंदोलन का ही प्रताप हो, यह पूरी तरह संभव है। पर इस कल्पना में मेरी भूल हो सकती है। संभव है कि भारत सरकार ने 25 पाउंड के प्रस्ताव को शुरू से ही अस्वीकार कर दिया हो, और हो सकता है कि कांग्रेस की विरोध न करने पर भी वह 3 पाउंड का कर ही स्वीकार थी। तो भी उसमें हिंदुस्तान के हित को हानि तो थी ही। हिंदुस्तान के हित रक्षक के नाते वायसराय को ऐसा अमानुषी कर कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। पर अंत में सत्य की जय हुई। हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य मूर्तिमान हुआ। इसके लिए अटल श्रद्धा की, कूट धैर्य की और सतत कार्य करते रहने की आवश्यकता थी। यदि कौम हार कर बैठ जाती, कांग्रेस लड़ाई को भूल जाती और कर को अनिवार्य समझकर उसके आगे झुक जाती, तो वह कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तानियों को और समूचे हिंदुस्तान को लगता। विभिन्न धर्मों का अध्ययन। इस प्रकार मैं हिंदुस्तानी समाज की सेवा में ओतप्रोत हो गया और उसका कारण आत्मदर्शन की अभिलाषा थी। ईश्वर की पहचान सेवा से ही होगी, यह मानकर मैंने सेवा धर्म स्वीकार किया था। मैं हिंदुस्तान की सेवा करता था क्योंकि वह सेवा मुझे अनायास प्राप्त हुई थी। मुझे इसकी रुचि थी, मुझे उसे खोजने नहीं जाना पड़ा था। मैं तो यात्रा करने, कठियावाड़ के षड्यंत्रों से बचने और आजीविका खोजने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था। पर पड़ गया ईश्वर की खोज में, आत्मदर्शन के प्रयत्न में। ईसाई भाइयों ने मेरी जिज्ञासा को बहुत तीव्र कर दिया था। वह किसी भी तरह शांत होने वाले न थी। मैं शांत होना चाहता तो भी ईसाई भाई बहन मुझे शांत होने न देते, क्योंकि डरबन में मिस्टर स्पेंसर वाल्टन ने, जो दक्षिण अफ्रीका के मिशन के मुखिया थे, मुझे खोज निकाला। उनके घर में कुटुंबी जैसा हो गया। इस संबंध का मूल प्रिटोरिया में हुआ समागम था। मिस्टर वाल्टन की रीति नीति कुछ दूसरे प्रकार की थी। उन्होंने मुझे ईसाई बनने को कहा हो सो याद नहीं, पर अपना जीवन उन्होंने मेरे सामने रख दिया और अपनी प्रवृत्तियां, कार्यकलाप मुझे देखने दी। उनकी धर्मपत्नी बहुत नम्र परंतु तेजस्वी महिला थी। मुझे इस युगल की नम्रता, उद्यमशीलता और कार्यपरायणता प्रिय थी, इसलिए हम समय समय पर मिलते रहते थे। इस संबंध ने मुझे जागृत रखा। धार्मिक पुस्तकों पर अध्ययन के लिए जो फुर्सत मुझे प्रिटोरिया में मिल गई थी वह अब असंभव थी, पर जो थोड़ा बहुत समय बचता उसका उपयोग मैं वैसे अध्ययन में करता था। मेरा पत्र व्यवहार जारी था। रायचंद भाई मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। किसी मित्र ने मुझे नर्मदा शंकर की धर्म विचार पुस्तक भेजी। उसकी प्रस्तावना मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई। मैक्स मुलर की हिंदुस्तान क्या सिखाता है पुस्तक मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ी। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित उपनिषदों का भाषांतर पढ़ा। इससे हिंदू धर्म के प्रति मेरा आदर बढ़ा, उसकी खूबियाँ मैं समझने लगा, पर दूसरे धर्मों के प्रति मेरे मन में अनादर उत्पन्न नहीं हुआ। वाशिंगटन अरविंद कृत मोहम्मद का चरित्र और कार्लाइल की मोहम्मद स्तुति पढ़ी। मोहम्मद पैगंबर के प्रति मेरा सम्मान बढ़ा। जरथुस्त के बचपन नामक पुस्तक भी मैंने पढ़ी। इस प्रकार मैंने भिन्न भिन्न संप्रदायों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। मेरा आत्मनिरीक्षण बढ़ा। जो पढ़ा और पसंद किया उसे आचरण में लाने की आदत पक्की हुई। टॉलस्टॉय की पुस्तकों का अध्ययन मैंने बढ़ा लिया। उनकी गॉस्पेल्स इन ब्रीफ, नए करार का सार, व्हाट टू डू, तब क्या करें, आदि पुस्तकों ने मेरे मन पर गहरी छाप डाली। विश्व प्रेम मनुष्यता को कहाँ तक ले जा सकता है, इसे मैं अधिकाधिक समझने लगा। इसी समय एक दूसरे ईसाई कुटुंब के साथ मेरा संबंध जुड़ा। उसकी इच्छा से मैं हर रविवार को वेलेसियन गिरजे में जाया करता था। अक्सर हर रविवार की शाम को मुझे उनके घर भोजन भी करना पड़ता था। वेलेसियन गिरजे का मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ा।
वहाँ जो प्रवचन होते थे वह मुझे शुष्क जान पड़े। मैं जिस परिवार में हर रविवार को जाता था, कहना होगा कि वहाँ से तो मुझे छुट्टी मिल गई। घर की मालकिन भोली भाली परंतु संकुचित मन की मालूम ही हर बार उनके साथ कुछ न कुछ धर्म चर्चा तो होती ही रहती थी। उन दिनों मैं घर पर लाइट ऑफ एशिया पढ़ रहा था। एक दिन हम ईसा और बुद्ध के जीवन की तुलना करने लगे। मैंने कहा, गौतम की दया को देखिए, वह मनुष्य जाति को लाख कर दूसरे प्राणियों तक पहुंच गई थी। उनके कंधों पर खेलते हुए मेमने का चित्र आंखों के सामने आते ही क्या आपका हृदय प्रेम से उमड़ नहीं पड़ता? प्राणी मात्र के प्रति ऐसा प्रेम मैं ईशा के चरित्र में नहीं देख सका। उन बहन का दिल दुखा, मैं समझ गया। मैंने अपनी बात आगे न बढ़ाई। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।